बूढ़े माता पिता का जवाब। अरे भाई रुक्मणी, कहाँ हो? मैं कब से चाय और पकौड़े का इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम अब तक चाय और पकौड़े लेकर नहीं आई। देखो तो बाहर बारिश आकर थम भी चुकी है, मगर तुम अब तक रसोई से बाहर नहीं आई। प्रकाश जी बालकनी में बैठे बैठे बोले। रुक्मणी जी, जो कि पकौड़े तल चुकी थी, उन्हें प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी हद करते हैं। मैं अब पहले की तरह जवान तो रही नहीं कि आपने हुक्म दिया मैं तुरंत आपका हुक्म पूरा कर दूं। अब उम्र के साथ काम करने की क्षमता भी तो ढल चुकी है। मेरी हर काम में समय लगता है। मुझे खैर एक तरफ चाय बन रही है, बस दोनों साथ में लेके आ रही हूँ। थोड़ी देर में रुक्मणी जी चाय और पकौड़े लाकर बालकनी की मेज पर रख देती है। प्रकाश जी पकौड़े खाते हुए बोले, रुक्मणी, भले तुम्हारी उम्र हो चली है, मगर तुम्हारे हाथों का स्वाद अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा इतने साल पहले था। रुक्मणी जी शर्माकर बोली, इतने सालों से खाना बना रही हूँ, हाथ का स्वाद कैसे बदलेगा? हाँ, अब आपकी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर पाती हूँ, यह अलग बात है। प्रकाश जी बोले, खैर छोड़ो इन सब बातों को और पकौड़े का मजा लो। बारिश भले थम चुकी है, मगर ये मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और गीली ज़मीन अभी भी महक रही है। रुक्मणी जी ने जैसे एक पकौड़े को उठाया और खाया, उनके दांतों का दर्द फिर से शुरू हो गया और वो कराने लगी। हाथ में लिए हुए पकौड़े तुरंत नीचे रख दिए और गाल पे हाथ रख फिर से कहराने लगी और बोली, अब पहले जैसी बात कहाँ, यह दांत का दर्द कहाँ पकौड़े खाने देगा। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, तुम्हारे दांतों का दर्द तो इतना बढ़ गया है कि तुमसे तो पकौड़े भी नहीं खाए जा रहे हैं। आज शाम ही दांत के डॉक्टर के पास चलकर तुम्हारे दांत दिखा देते हैं। आपको भी तो कानों से कम सुनाई देता है जी, आपकी भी तो कान की मशीन बनवानी है, मगर आपने भी तो अब तक मशीन नहीं बनवाई। आज रोशन के ऑफिस की छुट्टी है, उसे बात करती हूँ। रुक्मणी जी बोली, नहीं रुक्मणी, बार बार बेटे के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास चले जाए। वैसे भी मैं तुम्हारा और अपना खर्चा अपने बैंक में पड़े पैसों से ही पूरा करता हूँ। रोशन से तो बस साथ में चलने कहा था, वो तो इतना भी नहीं कर पाया हमारे लिए। रुक्मणी जी बोली, हो सकता है उस दिन रोशन को कोई काम आ गया हो, इसलिए उसने मना कर दिया हो। आज फिर से पूछ कर देखती हूँ। प्रकाश जी ने रुक्मणी जी को मना किया था बेटे से पूछने के लिए, फिर भी रुक्मणी जी नहीं मानी। जैसे ही शाम को रोशन ऑफिस से घर आया, रुक्मणी जी बोली, बेटा, मेरे दांत का दर्द काफ़ी बढ़ गया है और तुम्हारे पापा के कान की नई मशीन बनवानी है। तुम हमारे साथ डॉक्टर के पास कब चलोगे? रोशन चिढ़ते हुए बोला, माँ, इतने छोटे से काम के लिए आप लोग बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप दोनों खुद भी तो जा सकते हैं डॉक्टर के पास। जाने के लिए भी मेरा साथ चलना ज़रूरी है क्या? रुक्मणी जी बोली, बेटा, तुम होंगे तो हमें संतुष्टि रहेगी। वैसे भी कान की नई मशीन अलग अलग तरह की होती है और उसके दाम भी ज़्यादा होते हैं। तुम बूढ़ों को कहाँ पता कि कैसी मशीन लेनी है और मेरे नए दांत लगवाने हैं। उसमें भी डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। रोशन फिर से बोला, माँ, आप दोनों को जो सही लगे ले लेना। वैसे भी मुझे आज सौम्या के साथ उसके मायके जाना है, हम दोनों का खाना वही है आज, इसलिए आप दोनों अकेले ही डॉक्टर के पास चले जाइए। प्रकाश जी बेटे का यह रवैया देख गुस्सा हो चुके थे। वे बोले, बेटा, हम तो सिर्फ दवाई या नई चीज़ों का 1 रुपया नहीं लेते, सिर्फ साथ चलने के लिए उम्मीद करते हैं, मगर तुम्हारे पास इतना हमारे लिए समय नहीं है। बाकी सभी के लिए तुम्हारे पास समय है। रोशन की पत्नी सौम्या यह सुनकर चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, पापा जी, जवान संभाल कर बात करिए। आप जिसे बाकी सब कह रहे हैं वो मायके वाले हैं मेरे, और मैं अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। रुक्मणी जी,
बात को संभालते हुए बोली, बेटा इनका कहने का यह मतलब नहीं था। तुम लोग जाओ, मैं और तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास अकेले चले जाएंगे। रुक्मणी और प्रकाश जी शाम को डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही रोशन की पत्नी सौम्या बोली, इन दोनों बूढ़े ने तंग कर दिया है। रोशन न जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। कभी कभी तो मन करता है मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊं। यह सब तुमसे शादी करके परिणाम है। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। रोशन बोला, बिजनेसमैन मेरे सामने बाहर ऐसी बातें मत करो यार। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और रही बात मेरे माता पिता की, तो मैं भी इनसे छुटकारा पाने का उपाय ही ढूंढ रहा हूँ। सौम्या बोली, इनको नींद की गोलियाँ देकर मार देते हैं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और हमें इन लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस पर रोशन बोला, पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का इरादा है क्या तुम्हारा? सौम्या बोली, बस तुम बहाने बनाओ। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुमको इनको जिंदगी भर यहाँ रखकर मेरी छाती पर मूंग तलवाने हैं। उतने में रोशन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और सौम्या को सारा आइडिया बताकर वो बोला, बस आज से आदर्श बहू बेटा बनने की तैयारी कर लो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो और चली तुम्हारे मायके, वरना देर हो जाएगी और आज रात से ही हमारा नाटक हमें शुरू कर देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास से लौटते समय प्रकाश जी बोले, देखा मैंने कहा था बेटे से चलने की भीख मत मांगो, मगर तुम ठहरी गंवार और भोली। आखिर आज फिर बेइज्जती करवा ली अपनी। रुक्मणी जी बोली, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। छोड़ दीजिए अब गुस्सा, बेटी बहू भी एक दिन सुधर जाएंगे। देखना आप। रात को जब दोनों वृद्ध दंपति घर लौटे तो सौम्या ने उन्हें गरम गरम खाना दिया और फिर गरम गरम दूध भी ले आई। यह देखकर रुक्मणी जी और प्रकाश जी की बूढ़ी दांतें आंखें आश्चर्यचकित रह गई कि जैसे ही दोनों ने दूध खत्म किया, सौम्या रुक्मणी जी की पांव दबाने गई। पीछे से रोशन भी आकर प्रकाश जी के पैर दबाने लगा। यह देखकर दोनों बूढ़े सोचने लगे, चलो अच्छा है भगवान ने वक्त रहते इनको सद्बुद्धि दे दी। दरअसल अब तक रोशन और सौम्या हर बात पे माँ पिताजी को बस रखते आए थे और आज अचानक उन्हें इतना प्यार से देखा। दोनों वित्त को खुशी हो रही थी। रुक्मणी जी बोली, देखा आप मुझे गंवार समझते थे, देखा मैं सही कहती थी ना, बेटी बहू एक दिन सुधर जाएंगे। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी दरअसल मैंने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई। एक बार मैंने रोशन और सौम्या को बात करते सुन लिया था। सौम्या रोशन से कह रही थी, तुम्हारे माता पिता एक नंबर के गंवार लोग हैं। बूढ़े होने के साथ साथ अब इनका दिमाग भी सटियाने लगा है। यह सुनकर रोशन ने भी सौम्या की बात में हाँ मिलाई थी। तब से मैं बेटी बहू की नीयत जान चुका हूँ और कोई भी काम पर इन पर अधिकारित नहीं करना चाहता। मगर अब शरीर बूढ़ा होने लगा है ना, चाहते हुए भी दिल भगवान से प्रार्थना करता है कि बेटा बहू हमें इज्जत और प्यार दे, बाकी हमें और चाहिए ही क्या। इससे रुक्मणी जी बोली, भगवान ने आपकी बात सुन ली, देख लिया ना, आज आपने बेटा बहू हमें कितनी इज्जत और प्यार दे रहे हैं। न जाने फिर भी प्रकाश जी का मन विचलित था और उसके भीतर से आवाज़ आ रही थी कि दाल में कुछ काला है। मगर रुक्मणी जी जो बताकर कुछ फ़ायदा नहीं था। वो तो बेटी बहू के प्यार में इतनी अंधी हो जाती थी कि उन्हें प्रकाश जी गलत लगने लगते। दूसरे दिन रोशन बोला, माँ पिताजी बहुत दिन हो गए आप दोनों के साथ वक्त बिताए, चलिए चारों कल कहीं घूम आते हैं। रुक्मणी जी और प्रकाश जी ने भी हामी भर दी। मगर प्रकाश जी बोले, बेटा कल तो इतवार भी नहीं है, तुम्हें कल समय मिल जाएगा। रोशन बोला, माँ बाप मुझे माफ़ करिए जो मैं इतने समय से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं आप लोगों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। जाने हम कितने दिन साथ हैं, और नहीं चाहता है कि कल के दिन मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो। यह सुन रुक्मणी जी की आंखों के कोरे गीले हो गए और वो बोली, जुग जुग जियो बेटा, मैं जानती थी तू मेरा अच्छा बेटा है। मैं हमेशा तेरे पापा से कहा करती थी कि हमारा बेटा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगले दिन सुबह वे लोग घूमने चले गए। रुक्मणी जी के कहने पर रोशन ने उन्हें 2-3 मंदिर के दर्शन करवाए और फिर होटल में खाना खिलवाया। इसी तरह शाम हो गई। शाम को एक सुनसान हाईवे, जहाँ चारों ओर घना जंगल था, वहाँ रोशन की कार खराब हो गई। कार खराब होना रोशन और सौम्या के प्लान का एक हिस्सा था। सुनसान हाईवे को देख वृद्ध दंपति डर गए और बोले, बेटा अब क्या होगा? हमें तो बहुत डर लग रहा है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, यहाँ तो कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आ रहा है। रोशन बोला, आप दोनों कार से उतरकर बाहर उस पत्थर पर बैठिए। मैं और सौम्या गाड़ी को धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। दोनों गाड़ी को ज़बरदस्ती धक्का देने का नाटक करते हैं और आगे चलकर गाड़ी में बैठकर अपने प्लान के जीत की खुशी मनाते हैं। दोनों वृद्ध दंपति को उस सुनसान हाईवे पे अकेले छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ चारों ओर घना जंगल था। रात को किसी जंगली जानवर के आने का भी अंदेशा था। अंधेरा ज़्यादा हो जाने के बाद बेचारे दोनों बूढ़े घबराने लगे हैं कि अब तक बेटे बहू वापस क्यों नहीं आए। दोनों डर के मारे वही एक जगह बेटी बहू के पास आने की आस में बैठे रहते हैं, मगर अब तक कोई न आया था। ये सुनसान हाईवे और घना जंगल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हारे बेटा बहू वापस आएंगे? रुक्मणी जी बेचारे असमंजस में पड़ गई थी कि अब क्या हो गया। बेटी बहू गाड़ी लेकर आखिर ऐसे कहाँ ओझिल हो गए कि 2 घंटे तक नहीं वापस आए। वे दोनों हमें इस घने जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उतने में वहाँ से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है, जो उन्हें यहाँ अकेले देखकर गाड़ी रोककर सारा वार्तालाप करते हैं। सभी को साफ साफ समझ आ गया था कि बेटी बहू उन्हें यहाँ ऐसे ही मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। ऑफिसर उन्हें अपने क्वार्टर में ले गया, उन्हें खाना खिलाया और बोला, आप मेरे बेटे बहू कानून से ज़्यादा आपके अपराधी हैं, बताइए उन्हें कैसे सज़ा देनी है। दोनों दंपति जो अब तक बेटी बहू की इस हरकत पे हैरान थे, वे कहते हैं, वे लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर हमने पाई पाई जोड़ कर बनाया है। वो घर हमें वापस चाहिए और सज़ा तो उनको ऐसी देनी है कि सारा जग याद करे। ऑफिसर, जिसका नाम प्रताप सिंह था, रोशन के घर जाकर नोटिस पकड़ाता है और कहता है, यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना है। 10 दिन में यह घर खाली करो, वरना वह हमें घसीटते हुए बाहर निकाल देगा। रोशन और सौम्या, जो अब तक खुशियां मना रहे थे, यह सुनकर दोनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पुलिस अफसर के कहने के बाद रोशन कई सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटता है, मगर वो कहते हैं ना, जिसकी नीयत साफ नहीं होती, भगवान भी उसका साथ नहीं देते। रोशन का किसी ने साथ नहीं दिया और उसे वो घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। किराए के मकान में आते ही रोशन पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अपने ही माँ पिता को यूँ सुनसान हाईवे पे अकेले छोड़ने की सज़ा मिल रही थी। आज दोनों को, रोशन और सौम्या, अब सड़क पर आ गए थे और दोनों अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत रो रहे थे। अपनी गलती का पश्चाताप करने दोनों अपने माता पिता को ढूंढने निकले। रोशन और सौम्या ने बोला, काश मैं तुम्हारी बातों में न आता तो आज मेरा यह हाल न होता। सौम्या बोली, तुम्हारे माता पिता को हाईवे पे छोड़ने का सारा घटिया प्लान तुम्हारा था।
समझे। रोशन बोला, सौम्या तुमने मेरे कान भर भर के मुझे अंधा और बहरा बना दिया था, इसलिए मैंने ऐसा घटिया प्लान बनाया है कि अपने ही माता पिता को घने जंगल में सुनसान हाईवे पे छोड़ दिया। आए न जाने क्या होगा उन बेचारों का। और रोने लगा। सौम्या भी रोते हुए बोली, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा जो हमने अपने साथ किया है। प्रताप सिंह यह सारा तमाशा देख रहा था। वो दोनों को अपनी जीप में बैठता है और उनके पुराने घर ले जाता है और कहता है, तुम्हारे माँ पिताजी अंदर हैं। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना दोनों को जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाता। समझे। तुम जैसे बच्चों को तो भगवान में औलाद रखे, लोग को कम से कम सुख शांति से जी तो पाएंगे। रोशन और सौम्या अंदर जाकर अपने माता पिता के कदमों में गिर जाते हैं। खुशी, दुख, शर्मिंदगी, पीड़ा, सारे भाव उनके चेहरे पे उमड़ आते हैं। प्रकाश जी रोशन के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ देते हैं। रोशन अपना दूसरा गाल भी आगे करके बोलता है, मारिए पिताजी, मुझे मारिए, मैं आपका और माँ का गुनहगार हूँ। दूसरी तरफ सौम्या भी जोर जोर से रोते हुए बोली, हाँ माँ, आप हमें चाहे जो सजा दे मगर हमें माफ़ कर दीजिए। रुक्मणी जी बोली, रोशन मैंने तुम पर अंधों की तरह विश्वास किया था। जब भी तुम दोनों गलती करते थे मैं तुम्हारे पिताजी को समझा बुझा कर मना लेती थी, मगर इस बार तो तुमने हमको मारने के लिए छोड़ दिया, इसलिए गलती की माफ़ी नहीं मिल सकती तुम्हें। जाओ, निकल जाओ। और प्रकाश जी और रुक्मणी जी ने मुंह फेर लिया, मगर रोशन और सौम्या उनके पाँव में बैठकर गिड़गिड़ाने लगे। रोशन बोला, माँ पिताजी, हमसे गद्दारी करके मैं दुखी झेल रहा हूँ। अब तक मेरी नौकरी चली गई है, मैं सड़क पे आ गया, मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिल चुकी है। माँ पापा, सौम्या बोली, माँ पिताजी, मैंने बहुत पाप किए हैं, तभी तो आज हमारी यह हालत है। मैंने पल पल रोशन को भड़काया और हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मगर धोखेबाज इंसान कभी सुखी नहीं रहता। माँ पापा, यह बात भले देर से ही सही हमें समझ आ गई है। रोशन और सौम्या बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं। प्रकाश जी और रुक्मणी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वे उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करने का कलेजा एक माता पिता ही रख सकते हैं। यह सब देखकर ऑफिसर प्रताप से भी अपनी राह चल देते हैं, क्योंकि नाटक और असलियत में उन्हें फ़र्क समझा आता था और वे देख चुके थे कि रोशन और सौम्या अब सुधर चुके हैं। 2 साल बाद माता पिता की दुआओं से रोशन और सौम्या की गोद भर चुकी थी, जो कई साल तक सुनी रही थी। दोस्तों, माता पिता की दुआ और बद्दुआओं में बहुत ताकत आती है, इसलिए उनका दिल कभी ना दुखाए। बच्चों की लाख गलतियों के बाद भी एक माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है, मगर न जाने बच्चे माता पिता के बूढ़े हो जाने के बाद उनके साथ इतना बुरा सलूक कैसे करने लगते हैं। क्या वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।